Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, as you can see on the screen, today we are going to discuss about principles of insurance. हमने प्रीवियस वीडियो में मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस और उनके इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. So in this video we will take the first 3 important principles of insurance. ठीक है. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So the video is going to be very useful to everybody out there. ठीक है. चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. The first principle of insurance is principle of utmost good faith. Okay. फेथ ऑब्वियस है कि उसका मतलब ट्रस्ट होता है. तो इंश्योरेंस कंपनी का फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि इन एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड, मस्ट हैव अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, है ना. इफ देर इज नो फेथ देन हाउ द ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस. ट्रांजेक्शन इन द सेंस ऑब्वियस है कि इंश्योर पॉलिसी नहीं लेगा और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा. तो इसके लिए उनका फेथ होना बहुत ज़रूरी है. द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फैक्ट्स क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली. जो भी उनका फैक्ट्स है, फिगर्स है, इंफॉर्मेशन है, सारी चीज़ें उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है थरली, पूरे तरीके से, कंप्लीटली एंड दैट टू करेक्टली. The insured must provide complete, clear and correct information of the subject matter. जिसका भी इंश्योरेंस वो करवा रही है, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, जिस टाइप का भी इंश्योरेंस वो लोग कर रहे हैं, पूरा करेक्ट इंफॉर्मेशन इंश्योरर को प्रोवाइड करना पड़ता है, इंश्योर्ड को. ओके, इंश्योर्ड द पर्सन हु टेक्स द पॉलिसी, उसको प्रोवाइड करना पड़ता है इंश्योरर, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी. Similarly, the insurer must provide relevant information regarding the terms and conditions of the contract. अब इंश्योरर दैट इज इंश्योरेंस कंपनी का भी ये और इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी रूल्स है, रेगुलेशन से अच्छे से गाइड करे इंश्योर्ड को, कोई चीटिंग या कोई मिस इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दे. ठीक है. अगर ये नहीं होता है, इफ देर इज अ फेलियर टू प्रोवाइड कंप्लीट, करेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन, दिस मे लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम. अगर इंश्योर्ड कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देता है, मे बी उसके हेल्थ के बारे में या वॉट एवर अमाउंट इज पेइंग, और सिंपली अंडर द यू कैन से कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन अपने जो भी पॉलिसी वो ले रहा है उसमें अगर वो अपने बायो आई मीन टू से जो भी डिटेल्स चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को, अगर वो सही से नहीं देता है, तो कल को इंश्योरेंस कंपनी उसका सेटलमेंट आई मीन टू से क्लेम या कॉम्पनसेशन जो उसको देने वाले हैं वो नहीं दे सकती या नहीं दे पाएगी. यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, यू कैन सी. मिस्टर शांतनु हैज़ नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी. तो ही वॉज अ हार्ट पेशेंट, उसकी हार्ट सर्जरी भी हुई है, किसकी, शांतनु की. ओके, बट उसने ये बात इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई है व्हेन ही वॉज टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी. So after some time, if he is no more, after his death, insurance company comes to know about this fact, then Mr. Shantanu is clearly ये पता चल रहा है that he has not mentioned the correct information or complete information at the time of taking the policy. At that time, insurance company can refuse to give the compensation to his family members. Okay, तो ये गलत information उसने दिया है, उसने बताया नहीं कि ऑलरेडी वो एक हार्ट सर्जरी कर चुके हैं, तो तब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है या मना कर सकती है टू पे द कॉम्पनसेशन टू हिज फैमिली मेम्बर्स. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दो बोथ द पार्टीज दैट इज इंश्योर्ड एज वेल एज इंश्योरर, दोनों में एक अच्छा सा ट्रस्ट हो, गुड फेथ हो. ठीक है. दे हैव टू गिव ऑल द करेक्ट एंड क्लियर complete information. ठीक है. So this is about the first principle. Let's go to the second principle, that is principle of insurable interest. Okay, insurable interest का मतलब क्या है? Insurable interest means some financial interest in the subject matter. Subject matter, for example, आप इंश्योरेंस अपनी लाइफ की ले रहे हो या अपने गुड्स के ले रहे हो या अपना व्हीकल का ले रहे हो, दैट इज योर सब्जेक्ट मैटर, राइट. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यही है कि आपको उसमें फिनेंशियल इंटरेस्ट, द पर्सन हु टेक्स द इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको फिनेंशियल इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट मैटर में
होना ही चाहिए, और ऑब्वियसली होता भी है, इजंट इट? हमें इंटरेस्ट होता है उसको, इसीलिए तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इंश्योरेंस कवर देते हैं, है ना. बट दिस प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इट. द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, एज क्लियर एज दैट. अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, विच एवर टाइप ऑफ इंश्योरेंस यू टेक, हर किसी में, हर टाइप के इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है. It is said to have insurable interest in subject matter when the existence of that subject matter puts the insured in financial benefit. Obviously, अगर आपको उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली कल को अगर कुछ हो जाता है तो आपको उसका फिनेंशियल बेनिफिट मिलता है, isn't it? Whereas non-existence of subject matter puts him into financial loss. So suppose if there is no existence of the subject matter, if you know, then obvious है कि उसको financial loss होता है. For example, you can see a person has insurable interest in his own life and property. This is as simple as that. A businessman has insurable interest in the goods he deals and the property of the business. Anyone, पर्सन हो गया या बिजनेसमैन हो गया, हर किसी को अपने लाइफ में या अपने प्रॉपर्टी के लिए एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, या जो भी गुड्स वो सेल करते हैं या डील करते हैं अपने प्रॉपर्टी में ऑफ बिजनेस में, उसमें भी उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू सी अहेड इन लाइफ इंश्योरेंस, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रिफर्स टू द लाइफ इंश्योर्ड. सही है ना. इफ अ पर्सन गोज टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड टेक्स अ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में है? अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो ऑब्वियसली इन द लाइफ इंश्योर्ड. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. सही है ना, बिकॉज दैट पर्सन शुड बी अलाइव ना टू टेक द लाइफ इंश्योरेंस कवर. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए. अगर वो एग्जिस्ट नहीं होता है तो उसका इंश्योरेंस कवर आप नहीं कर सकते ना. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके. So insurable interest must exist at the time of taking a life insurance policy. Now in case of fire and marine insurance, the insurable interest must be present at the time of taking the policy. जो भी गुड्स है वो होने चाहिए ना, आप तभी तो उनके ऊपर फायर इंश्योरेंस ले सकते हो, या इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स थ्रू सी एंड ऑल, तो तभी ही आप उस पर्टिकुलर गुड्स का या कार्गो का जो भी है आप मरीन इंश्योरेंस ले सकते हो. सो एट द टाइम ऑफ occurrence of loss also you should have that insurable interest कि ये goods थे और अब वो नहीं रहे, so that time you can be paid the compensation. So that means basically this principle is very very important, that it should have, or the insured should have insurable interest. थर्ड वाला जो हम डिस्कस करने वाले हैं टुडे इन दिस वीडियो, that is principle of indemnity. Again, I am taking this first three important ones because you should remember them in detail, so that you know anytime, and it is important from a general knowledge point of view also. ऐसा नहीं है academically also, but also one person or anyone should be aware about what do you mean by insurance, और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या है. ये तो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स गो टू द लास्ट वन हियर, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का अनदर वर्ड होता है गारंटी और अश्योरेंस. ओके. Now, principle of indemnity says that it is a guarantee or assurance to put the insured in some financial position in which he was immediately prior to the happening of uncertain event. It means प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको ये गारंटी देता है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको एक अश्योरेंस देता है कि कल को अगर कुछ अनसर्टन हो जाता है तो आपको एक अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन में वो रखता है कि डोंट वरी, इट इज़ अ गारंटी दैट यू विल बी कॉम्पनसेटेड फॉर इट. ठीक है. सो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये कहाँ और किस टाइप की पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल होता है? एक है फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस एज वेल. ओके. It is not applicable to life insurance as loss of life can never be measured in monetary terms. सही है. ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज यू कैन नॉट मेजर योर लाइफ इन मॉनिटरी टर्म्स. इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, एक्चुअल सम अश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी. अगर डेथ हो जाता है तो जो भी उनका नॉमिनी होता है, जिसको उन्होंने रखा है, नाम लिखा है, उनको वो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट मिल जाता है. अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योरर अग्रीज टू कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड. जितना भी लॉस हुआ है
उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अग्री करता है अंडर एज पर दिस प्रिंसिपल. द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कॉम्पनसेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट अश्योर्ड और द लॉस विच एवर इज लेस. इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये है, सपोज हियर दे हैव ऑलरेडी गिवन इफ देर इज अ प्रॉपर्टी और आपने उसका इंश्योरेंस किया है 2 लाख रुपीज का, ठीक है. बाई चांस ड्यू टू फायर और समथिंग लाइक दैट देर इज अ लॉस बाय फायर ऑफ रुपीज 1 लाख. तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी, पीपल विल कम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, दे विल चेक कि आपका कितना लॉस हुआ है. एंड सपोज देर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू और कॉम्पनसेट यू फॉर ओनली रुपीज 1 लाख. ठीक है. Even though if the property is insured for 2 lakhs, they will see how much the claim can be given. ठीक है. So in that case, you will be given the claim amount of rupees 1 lakh. So it's as simple as that. यहाँ पर in case of life insurance, actual sum is paid to the nominee. In case of यहाँ पर fire दिया है, यहाँ actual loss जितना हुआ है उसका ही compensation आपको मिलेगा. So these are the first 3 principles of insurance, students. I hope it is very clear to you. Understand it, revise it, okay, and remember it as usual. And in the next video remaining जो principles हैं वो हम continue करेंगे. I hope you will find the video useful, children. Thank you so much. Take care. Thank you so much.